स्वागत है आपका मेंस के क्लास के गाइडेंस प्रोग्राम में। आप में से कई लोग एक प्रश्न के ऊपर गहरा अंतर विरोध रखते हैं कि सर GS1 और GS2 में हम किसे प्राथमिकता दें और इन दोनों पेपर में इंपॉर्टेंट कौन है। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे कि बीपीएससी मेंस की श्रृंखला कड़ी में GS1 और GS2 में हार्डर कौन है, प्रायोरिटी किसे दे और मार्क्स किस में आते हैं। तो कुछ चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने कुछ होमवर्क किया है। GS1 में 3 सेक्शन होते हैं, एवरीबॉडी नॉन अबाउट इट, हिस्ट्री एंड कल्चर। करंट अफेयर्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, ये 2 होते हैं। और तीसरा आता है DI, इसमें सब लोग जानते हैं, कहीं कोई इसमें गतिरोध नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, हिस्ट्री एंड कल्चर में 8 और 9 नंबर के जो सवाल है उसमें एक नॉर्मल आर्ट एंड कल्चर के सवाल तो आएंगे ही, और इंडियन हिस्ट्री में बिहार कहाँ है ये भी जानते हैं। लेकिन जो 36 और 38 नंबर का जो एक नया स्ट्रक्चर बना है आपके सामने, उसमें आर्ट एंड कल्चर और उसमें आप क्या लिखते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें हैं। टफ कौन सा है, मार्क्स किस में ज्यादा आते हैं, ये तब बेटर तरीके से आपके समझ में आएगा जब आप सारे पहलुओं को जान ले। एक लाइन में कोई कह दे कि हाँ इसमें ज्यादा मिलता है या इसमें कम मिलता है, ऐसा नहीं होता। सारी चीजों को ध्यान से जान। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट एंड कल्चर में जब तक आपका आंसर कंपेयर एनालिटिकल एस्पेक्ट नहीं होगा, आपको मार्क्स अबव 30 to 35% नहीं मिलेंगे। मार्क्स अच्छे मिलने के लिए जरूरी है कि आपका उत्तर एक तो कंपैरेटिव हो और दूसरा एनालिटिकल। मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। होता क्या है, सारे बच्चे लोग को पता नहीं रहता है कि मौर्य शासन की प्रकृति, मौर्य शासन की देन, मौर्य शासन का महत्व या मौर्य कला के महत्वपूर्ण पहलू, मौर्य कला की प्रकृति, मौर्य कला का महत्व, मौर्य कला की देन, भारत की कला संस्कृति में मौर्य कला का स्थान, ये 4-5 चीजें होती हैं। ऐसे 17 प्रश्न इसमें मैंने अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखा है। 17 प्रश्न का उत्तर अलग अलग होगा, कंटेंट एक होगा, लेकिन जो आंसर लिखने का तरीका होता है वो सबका अलग होता है। अब मार्क्स की बात आती है तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, अबव 60% भी मार्क्स आपको मिलेंगे। बट कब मिलेंगे, जब आपने चीजों को प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर पूछता है कि इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्ट या मंदिर निर्माण कला के बारे में लिखे, तो आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि उत्तर भारत, मध्य भारत या दक्षिण भारत और इसके अलावा 7 रीजनल आर्ट एंड कल्चर के स्टाइल्स हैं, और इस तरह के ऐसे तो 110 मंदिर हैं लिस्ट में, बट उसमें ही आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि भाई ऐसे 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 कुछ कुछ एग्जाम्पल देके। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर कॉम्परेटिव, अगर आपका आंसर एनालिटिकल एस्पेक्ट को लिए हुए नहीं है, तो ना आपको इसमें नंबर मिलेगा ना आपको इसमें नंबर मिलेगा। बट अगर ये दोनों चीज आपके आंसर में रहता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर से सब लोग जानते हैं कि कोई लोग इसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको IR बोलते हैं, कुछ लोग इसको जो भी जैसे बोले, बट एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। इसमें इंटरनेशनल और इसमें नेशनल करंट एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं, और इसमें वो सारे एस्पेक्ट पूछे जाते हैं जिससे आपका देश प्रभावित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर की प्रॉब्लम से सवाल आनी है, क्या आएगा ये नहीं पता, बट एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। मणिपुर क्राइसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस मेंस एग्जामिनेशन। फिर राहुल बाबा जैसे कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से। हालांकि ये GS2 का टॉपिक है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। एक शब्द बार बार उभर के आ रहा है, डीप स्टेट, डीप स्टेट, डीप स्टेट। अमेरिका से लेकर के, यूरोपीय संघ से लेकर के, भारत से लेकर बांग्लादेश में, और ठीक उसी तरह देश में जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का हो और चाहे सेकुलर सिविल कोड का हो या एंटी कन्वर्जन लॉ वगैरह वगैरह, पिछले 20 सालों के बीपीएससी के पेपर के हिस्ट्री के बैकग्राउंड, माफ करें, ट्रेंड को देखेंगे तो इसमें यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सब के ऊपर आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीबीज, 2 दिन पहले भी पूरी रिपोर्ट इसमें आई थी, सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस भी आए। तो यहां भी अगर आपका आंसर फैक्ट बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं, हर पहलू अगर शामिल नहीं है तो आपको 40% से अबव मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आपके आंसर में जब तक रिपोर्ट, फैक्ट, फिगर, डाटा एनालिसिस एस्पेक्ट नहीं रहेंगे और आप उसका कंपैरेटिव अप्रोच में राइटिंग नहीं करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 98% बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि चीजों को लिखनी कैसी है। वो मणिपुर क्राइसिस सब जानते हैं, बट उसको लिखेंगे क्या। आगे देखिए, जो इसके बाद का पहलू है डीआई। 3 तरह के सवाल आते हैं, इसमें 2 तरह के सवालों को सब लोग कर लेते हैं। तीसरा सवाल वही कर पाता है जिसका मैथमेटिक्स या डीआई स्ट्रांग हो। मैं यही कहता हूं बच्चों से कि भाई 2 करो, तीसरा नहीं हो रहा है छोड़ दो, उसमें उलझो मत। और उसमें उलझोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपना समय किल करोगे। मार्क्स की बात करें तो बाजार में एक स्ट्रक्चर बना है, माइंडसेट बना हुआ है, या एक अफवाह बनी है कि सबसे पहले डीआई करना चाहिए, डीआई में मार्क्स खूब मिलता है, फिर उसके बाद आईआर करना चाहिए, उसमें खूब अच्छे नंबर मिलते हैं, और सबसे लास्ट स्टेज पर हिस्ट्री एंड कल्चर करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से या टॉपर्स के पिछले 15 सालों की कॉपी के देखे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर काम नहीं करता। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसको लिखेंगे, नंबर आपको मिलेंगे। और ऐसा कोई नहीं मिला जो कह दे कि मैंने 100% डीआई किया है। अगर आपका 100% डीआई होता है तो आपके हिस्ट्री एंड कल्चर और आईआर का मार्क्स कम होगा। अगर आपका ये मार्क्स चढ़ता है तो ये मार्क्स कम होना ही होना, ऐसा पेपर ही बनाया जाता है। तो भले ही मौर्य कला, पाक कला, पाल कला नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, दिखते हैं, बट वो होते नहीं है। तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि इस सेक्शन को करिएगा तो अच्छा मिलेगा, इस सेक्शन को नहीं करिएगा तो अच्छा नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे हैं जो डीआई पहले करना शुरू कर देते हैं, हालांकि अब तो आंसर शीट में ही क्वेश्चन लगे रहते हैं, फिर भी वो डीआई पहले करते हैं। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और अपने कंफर्टनेस को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरा सॉल्व करिए। उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप टू द पॉइंट चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, सारे एस्पेक्ट सामने आ जाते हैं, तब कोई समस्या नहीं रहती। तब आप कोई भी सेक्शन करें, बट जो आपको आ रहा है, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपके पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, करिए। सब में मार्क्स मिलता है, याद रखिएगा। सब में, यहां पर जो लिखा हुआ है ना डीआई, पीआईआर, फिर हिस्ट्री, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। सब में कॉमन मार्क्स मिलता है। और ये जो अफवाह है कि नंबर चढ़ रहा है, नंबर कांस्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटेंट में दम होना चाहिए, कंटेंट का प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से होना चाहिए, मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद की जो बात करते हैं जीएस2, सब लोग जानते हैं कि 3 सेक्शन होते हैं, और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। के बाद जो जीएस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग इसको पॉलिटी, कुछ लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ लोग पॉलिटिकल सिस्टम। बट इसमें बीपीएससी के पेपर में पॉलिटी भी जुड़ा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी जुड़ा रहता है, और गवर्नेंस का भी मुद्दा जुड़ा रहता है। तीनों मिक्स होते हैं। अब जैसे कि अगर आप पिछले 20 सालों के बीपीएससी के ट्रेंड को देखें तो कुछ खास पहलू हैं जहां से सवाल आते हैं। फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी, पर्सनैलिटी, और करंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अभी संविधान और मनुस्मृति का विवाद जारी है। ठीक उसी तरह एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और कल्चरल स्टेट, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म वर्सेस रीजनल पार्टी। ठीक उसी तरह जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके ऊपर बात सीबीआई की हो, बात ईडी की हो, बात गवर्नर की हो, बात कैग की हो, वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह जुडिशरी में कैसे जुडिशरी एक्टिविटीज उनका शिकार है, अवमानना का मुद्दा है, या कार्यपालिका से विवाद। अब इतने में से एक सवाल आना ही आना है, लेकिन आप उस सवाल को कैसे लिखते हैं, आप उस सवाल के एनालिटिकल अप्रोच से कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यही बात मैं बार बार कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कैसे लिखना है। अगर आपको ये बात पता नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन भी जान रहे हैं, आपके पास मेंस के कंटेंट भी है, बट अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं रहा तो समस्या आएगी। इसके बाद जो बात करते हैं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी की, तो अब देखिए इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी लगातार चर्चे में है। ठीक इसी तरह अभी भी फ्रीबीज का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चे में है, मुफ्त की नीति। ठीक उसी तरह एक शब्द है सोशल जस्टिस और इंक्लूसिवनेस। बिहार से है तो सोशल जस्टिस हर एस्पेक्ट में आपको देखना होगा कि मार्केट इकोनॉमी, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री, या ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास की नीति के जो भी निर्धारित तत्व हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं? क्या आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय एक साथ चल सकता है? क्या मार्केट इकोनॉमी को देखते हुए बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में हर चीज का निजीकरण करना उचित रहेगा, वगैरह वगैरह।
पिछले 20 साल के पेपर को उठा करके देखिए, बहुत ही टफ प्रश्न आते हैं। एक दो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया भी है। अगर आपका माइंडसेट एनालिटिकल नहीं है, अगर आपके राइटिंग स्किल में तुलनात्मक विश्लेषणात्मक पहलू नहीं आते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 98% बच्चे यहाँ पर लिख के चले आते हैं समावेशी विकास, इसके उद्देश्य, उसके लाभ और उसके हानियां। नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक उसी तरह बिहार के पिछड़ापन को दूर कैसे करें या सामाजिक असमानता को कैसे दूर करना है, बिहार सरकार की पॉलिसी पर ओवरव्यू करें। यहाँ भी आपको एनालिटिकल अप्रोच लगाना होगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके देश की इकोनॉमी को या बिहार की पूरी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित कर रही है, कैसे करेगी, ये टोटली अप्रोच फ्यूचर बेस्ड एनालिसिस पर है। कोई कंटेंट ही नहीं है बाजार में, आपको अपने माइंडसेट पर लगाना है। भारत सरकार कह रही है असर नहीं पड़ेगा, बट असर तो पड़ना है। ठीक उसी तरह दूसरे एक पर आए, साइंस एंड टेक पर। तो जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई तकनीक है, बीटी क्रॉप है, सोलर एनर्जी है, ग्लोबल वार्मिंग है, ट्रम्प 2 के आने के बाद से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, WHO के तत्वाधान में मलेरिया मुक्त भारत, शुगर कैपिटल या क्लीननेस, ऐसे कई तरह की चीजें हैं। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी जैसे एस्पेक्ट हर साल हर परीक्षा में इंपॉर्टेंट होते हैं और हर कैंडिडेट इनको पढ़ के जाता है। आप भी पढ़ के जाएंगे। अब यहां भी अगर आपका एनालिटिकल अप्रोच नहीं रहा, फॉर एग्जांपल बीटी क्रॉप यूरोपीय संघ ने इसको बैन किया, अमेरिका ने बैन किया, दुनिया भर के साइंटिस्ट इसको बैन कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार इसको अप्रूव कर रही है। क्या फायदा है बीटी क्रॉप से, क्या नुकसान है, भारत सरकार ने कौन से तर्कों को देखते हुए बीटी क्रॉप को एप्लीकेबल किया, ये भी एक माइंडसेट आपका होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको मार्क्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी बेटर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि डीआई सबसे अच्छा नंबर देता है, उसके बाद करंट देता है, उसके बाद पॉलिटी होता है, और इकोनॉमी और साइंस टेक में बराबर नंबर मिलता है, और सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए हिस्ट्री एंड कल्चर को। किसी भी टॉपर से पूछिए तो उसका माइंडसेट यही होता है। जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ लो, हिस्ट्री सब फंस जाएगा, अब नहीं फंस रहा है। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पॉलिटी फंस जाएगा, नहीं फंस रहा है। ठीक उसी तरह अगर हरि की किताब पढ़ लो, टेक्नोलॉजी फंस जाएगा, नहीं फंस रहा है। आईएएस में सारे कॉन्सेप्ट फेल हो गए। यूपी में घटना चक्र पढ़ लो, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं आए, रिपीट क्वेश्चन नहीं हुए। 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के रिपीट हुए हैं, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। फिर कोई नया फार्मूला आ जाएगा, फिर कोई एक नया इंडिकेटर आ जाएगा, और एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लोग बोलने लगते हैं, वो मार्केट में फैलने लगता है अफवाह। अरे भाई डीआई में इतना नंबर, अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पूछा जा रहा है अगर आप लिखते हैं आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे के बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है। रियलिटी क्या है कि बात जीएस 1 की हो, बात जीएस 2 की हो, दोनों इक्वल हैं, दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट में आपके दम होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको मेंस आंसर राइटिंग की स्किल पता होना चाहिए, और आपके आंसर में फैक्ट, फिगर, डाटा और रिपोर्ट होना चाहिए, और आपका आंसर कंपेयर या कॉम्परेटिव और एनालिटिकल होनी चाहिए। ये बात हमने आईएएस के लिए 2 साल पहले इसमें कही थी, और यही बात मैंने बीपीएससी के लिए भी कही। इसमें कई सारे प्रश्न, उनका मॉडल आंसर और उनका एनालिटिकल व्यू दिया है। आप इसको लेके जरा सॉल्व करिए, आपके समझ में आ जाएगा। 150 से ज्यादा मॉडल आंसर हैं, 150 से ज्यादा ऐसे हैं, और 30 ऐसे का मॉडल फ्रेम भी दिया हुआ है। इतना भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप आंसर कैसे लिखते हैं ये आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द है मेंस आंसर राइटिंग में पैराग्राफ मैनेजमेंट की। 15 साल से पढ़ा रहा हूं, कॉपी चेक कर रहा हूं, बच्चों को तो ये भी नहीं पता रहता है शुरुआत कहां से करें। सोचिए, मान लीजिए ये कॉपी है, यहां से शुरुआत करते हैं और यहां सेंटेंस खत्म करते हैं, तो बच्चे यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप न्यूज़पेपर को उठा के देखिए, किसी भी किताब को उठा करके देखिए, पैराग्राफ कहां से शुरू होता है उसका एक टेक्निक है। यहां से शुरू करेंगे, सेंटेंस चाहे यहां खत्म हो, यहां हो, अगला पैरा यहां।
एक पेज में कितने पैरा लिखते हैं ये भी बच्चों को नहीं पता है। मतलब उसमें इंट्रोडक्शन कहां लिखेंगे, कंक्लूजन कहां लिखेंगे। जैसे 8 और 9 नंबर में इंट्रो कंक्लूजन नहीं लिखा जाता, ये बात बच्चों को नहीं पता। ठीक उसी तरह फैक्ट कहां डालना है, और उस फैक्ट में पॉजिटिव एनालिसिस पहली बार करनी है, फिर सेकेंड टाइम में उसका नेगेटिव एनालिसिस करनी है, फिर उसकी एनालिटिकल व्यू देके कंक्लूजन करना है 36 से 38 नंबर पर। अब किसी में कोई बच्चे कहते हैं अंडरलाइन कर दो, इमेज बना दो, मैप बना दो, अरे ये सब बकवास की बातें हैं। जहां जरूरत है वहीं पर करिए। पाल कला में क्या इमेज बनाएंगे आप, मौर्य कला में क्या इमेज बनाएंगे, अशोक स्तंभ पाल कला में? अरे भाई मैप बनानी है तो बनाइए ड्रॉटफुल एरिया ऑफ बिहार, फ्लड प्रोसेसिंग एरिया ऑफ बिहार, मेजर एग्रीकल्चर प्लेस ऑफ बिहार। या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहीं कोई मैप पूछ देता है G20 की मीटिंग से लेकर के, तो कई सारे बच्चे G20 का प्लेस बता देते हैं, दिल्ली में हूं। अरे नहीं, आप अगर पूछता है भारत के समुद्र पार वाले लाल सागर में विवाद, तो आप कह सकते हैं कि यहां विवाद हो रहा है। यहां पर देखिए, ये चीज तभी बनाइए तब जब इसकी उपयोगिता हो। फ्लो चार्ट बनाते हैं बच्चे, ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। फिर कुछ लोग गोले में बना करके लिख देते हैं, कुछ लोग बॉक्स में बना के लिख देते हैं। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपका अप्रोच, जिसमें आपका आंसर एग्जामिनर के समझ में आ जाए, वो एक बेटर तरीका है। साइंस वाले जितने बच्चे हैं वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में इतना बेटर एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस क्यों होता है, उसके पीछे कारण है कि साइंस के स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाले या बीटेक वाले, जब आर्ट्स विषय को पढ़ करके, ह्यूमैनिटी के विषय को पढ़ करके लिखते हैं, तो उनके जो लिखने का तरीका होता है वो बड़ा साइंटिफिक, टू द पॉइंट, एनालिटिकल होता है, इसलिए उनको मार्क्स मिलते हैं। यही कारण है कि साइंस के मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना विषय छोड़ करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सारे विषय को लेकर के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। अब निबंध की बात, फिर उसके अलावा निबंध की बात करें तो निबंध में भी बच्चों को नहीं पता ऐसे में वर्ड लिमिट, टाइम मैनेजमेंट, अप्रोच, या एक निबंध से एक प्रशासक की पहचान कैसे होगी, ये भी नहीं पता कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, ये भी नहीं पता रहता है, या इस पर भी जोर नहीं देते कि एक ऐसे में 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। फिर एक पेज में कितना पैराग्राफ लिखना है ऐसे में और जीएस में, इसके बारे में भी नहीं पता। निबंध में क्या सच लिखना है या झूठ लिखना है, ये भी नहीं पता। ठीक उसी तरह आपका आंसर ऐसे का बनावटी होना चाहिए या उम्मीद परक होना चाहिए, ये भी इसका अंतर नहीं पता। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए ये भी ये नहीं पता। बस वो निबंध लेते हैं, रटना शुरू कर देते हैं और जाके लिखना शुरू करते हैं। अब आपके आंसर में सच लिखना है या झूठ लिखना है, बनावटी लिखना है, उम्मीद लिखना है, या कंक्लूजन कैसा है, या आपके ऐसे से एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान कैसे होगी, आइए जरा देखते हैं। ये देखिए, ट्रंप 2 के आने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध नकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं। बात चाहे टैरिफ की हो, बात चाहे एटॉमिक रिएक्टर की हो, बात चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, बात चाहे पाकिस्तान और भारत के संबंधों की हो, बात चाहे अफगानिस्तान में भारत की भूमिका हो, बात चाहे भारत के पड़ोसी देशों की हो, ट्रंप ने सबके ऊपर निगेटिविटी का एक दौर उठाया। क्या ये लिख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहे? नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखना है इस चीज को? ट्रंप ने जिस प्रकार भारतीय अप्रवासियों को बेइज्जत करके या हथकड़ी लगा के भेजा, उससे बेइज्जती तो हुई ही है। तो आप लिख सकते हैं कि अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा? नहीं लिख सकते। यही तो पहचान कराता है कि आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर की गुण है कि नहीं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यूएन बेबस है, लाचार है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है इस संस्था की, अमेरिका के विदेश नीति के ठेंगे पर आधारित है यूएन। सच तो यही। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक उसी तरह WTO चीन के कब्जे में जा चुका है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रंप इधर से टैरिफ वार कर रहा है, उधर से वो कर रहा है, इधर से मैक्सिको कर रहा है, इधर से वेनेजुएला कर रहा है, उधर से कनाडा कर रहा है, और यूरोपीय संघ ने भी बोला है हम भी चुप नहीं बैठेंगे। लिख सकते हैं कि WTO एक निरर्थक संस्था हो गई है, वर्ल्ड के सारे देश अपने अपने इशारों पर नचा। ठीक उसी तरह बीटी क्रॉप मैंने बताया, अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया, यूरोपीय संघ ने प्रतिबंधित कर दिया, जापान ने प्रतिबंधित कर दिया, चीन ने जब प्रतिबंधित कर दिया, भारत सरकार ने अलाउ कर दिया।
एक खास समय तक बीटी क्रॉप से उत्पादन बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर और गिरने लगता है। आपकी परंपरागत खेत बर्बाद हो रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहे हैं, फिर आपके बीज बर्बाद हो रहे हैं, जमीनें बंजर हो रही हैं, और आपको हर साल एक नया बीज खरीदना पड़ेगा। सच तो यही है। लिख सकते हैं। मणिपुर, आप जानते हैं कि समस्या क्या है? ईसाई मिशनरियां पिछले 400 साल से सक्रिय हैं। विदेशी फंडेड एनजीओ भी वहां सक्रिय हैं। भारत को 1000 साल में ईसाई देश बना देना है, और वहां पर बीरेन सिंह ने वहां पर चर्च माफिया, उसके अलावा जो मादक द्रव्य, चरस, गांजा, अफीम, इलीगल वेपन, सबका बिजनेस करते हैं। पाताल लोक 2 देखिए, उसमें सब सीन दिखाया है। उसी के विरुद्ध एक्शन किया, इसीलिए मणिपुर की क्राइसिस हो रही है। क्या आप लिख सकते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरियों ने तबाही का दौर मचाया? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? और ले लें। इंक्लूसिवनेस, सभी जानते हैं कि जब से निजीकरण का दौर शुरू हुआ है, असमानता बढ़ रही है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, सामाजिक असमानता बढ़ रहे हैं, संघर्ष भी बढ़ रहे हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में विकास का जो दौर है वो थम रहा है, वो गिर रहा है। लिख सकते हैं कि भाई हर जगह निजीकरण बढ़ रहा है, हर जगह वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, और अगले 100 सालों तक भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और बढ़ेगी, असमानता भी बढ़ने वाली। नहीं लिख सकते तो लिखेंगे क्या? और ले लें। बिहार 150 साल पहले भी पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा है, कल भी पिछड़ा रहेगा। जो भी बिहार के विकास की संभावना है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर है। बिहार से लोग जाते हैं बाहर, पैसा कमाते हैं, बोरे में रहते हैं, बोरा डाल कर निकल जाते हैं, और वो पैसा भेजते हैं, तो बिहार की इकोनॉमी बूम करती है। सच्चाई यही है। क्यों? इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी नए रोजगार के साधन नहीं है। बिहार में 3 महीने बाढ़ की रहती है, तो बिहार की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, बिहार का सोशल स्ट्रक्चर ही इसके लिए जिम्मेदार है। भारत बिहार के 2% अगड़ी मानी जाने वाली, या प्रबुद्ध माने जाने वाली, या बलशाली माने जाने वालियों के पास ही सारे जमीन है। 0.1% लोगों के पास 80% फर्टाइल लैंड है। हो ही नहीं सकता बिहार का विकास अगले 10-20 साल तक। लिख सकते हैं सच को? और ले लीजिए। बीजेपी की विचारधारा है राष्ट्रवाद, सभी राजनीतिक दलों को लगभग पराजित कर रहा है। कांग्रेस पराजित हो रही है, आम आदमी पार्टी हो रही है, बिहार में चुनौती मिल रही है। और राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, वो हिंदू राष्ट्रवाद का एक पुट है। जय श्री राम, ये वो, संविधान बदलने का इनका पुराना एजेंडा है। माइनॉरिटीज के प्रति क्या फीलिंग है सब जानते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह सब जानते हैं कि राज्यपाल रिमोट कंट्रोल्ड एक पदाधिकारी है। राज्यपाल वही करता है जो केंद्र इशारे पर करता है, कहता है करने को। राज्यपाल वही काम करता है जिससे डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई राज्य की सरकारें डैमेज हो, कमजोर हो, बेबस हो, लाचार हो। नीतीश बाबू ने एक बात भी कही थी कि राजभवन षड्यंत्रों का अड्डा है। एकदम सही बात कही थी। आप तमिलनाडु देख लीजिए, आप गवर्नर के पद जहां है, राज्यपाल क्या नाम है, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, या जहां जहां केंद्र सरकार के समर्थन वाली सरकार नहीं है, विरोधी दलों की सरकार है, वहां वहां देखिए राज्यपालों की करतूतें आपको दिखाई देंगी। बात चाहे कांग्रेस की हो, बात चाहे बीजेपी की हो, राज्यपाल का पद टोटली रिमोट कंट्रोल, केंद्र का जासूस, स्टेट गवर्नमेंट को डैमेज करने वाला, स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव अपदस्थ करके, अफवाह फैला के, दल बदल करा के, तमाम तरह के हथकंडे अपना करके बर्बाद करने वाला एक पद बना है। लिख सकते हैं सच? और ले लीजिए। कॉमन सिविल कोड, सब जानते हैं मुस्लिम समाज को स्वीकार नहीं है, सब जानते हैं मुस्लिम समाज कहीं से भी इसके लिए तैयार नहीं है। वो बेबस हैं, वो चुप हैं, बट वो चुप नहीं रहेंगे। विरोध का दौर जारी है। कौन नहीं जानता तुष्टिकरण की नीति है? कौन नहीं जानता कि एक सेकुलर देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेदभाव है? कौन नहीं जानता कि भारत की जितनी मस्जिदें हैं मैक्सिमम मंदिरों को तोड़ के बनी है, काशी, मथुरा। लेकिन आप ये पब्लिकली बोल सकते हैं? खुद समझिए। मुफ्त की राजनीति। और इधर आ जाइए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब जगह मुफ्त 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 चल रहा है। दिल्ली में भी मुफ्त, पंजाब में भी मुफ्त, महाराष्ट्र में भी मुफ्त, छत्तीसगढ़ में भी मुफ्त। और बीजेपी हो या कांग्रेस, सबने मुफ्त का चस्का लगाया। लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल मतदाताओं को घूस देते हैं। ठीक उसी तरह कोई अन्य और ले लें। ट्रंप के आने के बाद से क्या स्थिति आई है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पूरी इकोनॉमी को हिला करके रख देने वाला है। अमेरिका जैसे देश में 22% नौकरियां छटनी हो रही हैं। कल की न्यूज है कि 10,000 एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले हैं, गूगल ने 3,000 को निकाला है। भारत में भी निकलेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटी है। लिख सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी अब रोटेट होने वाली है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। महिला सशक्तिकरण ऐसे में ले ले, इनकी दशा दिशा मायने कितना सफल है, द्विखंडी भूमिका है सामाजिक न्याय के पहलू में, इन सबका उत्तर अलग अलग होगा। तो चाहिए
मैंने जीएस के लगभग सारे टॉपिक शामिल किए हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। क्या लिखना है यह निर्धारित करें, क्या नहीं लिखना है यह भी निर्धारित करें, और निर्णय कर ले कि कॉमन सिविल कोड पर मुझे हिंदू और मुस्लिम संबंधों के ऊपर होने वाली राजनीतिक बहस में उलझना नहीं है, टू द पॉइंट बातों को लिखना है। यही तो स्मार्टनेस है। ठीक उसी तरह मुफ्त की राजनीति में मुझे ऐसे लिखना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यू के अनुसार अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, जिसके नेगेटिव इंपैक्ट देखे जा रहे हैं। यह कमी है पब्लिक के अवेयरनेस की, यह कमी है वेलफेयर स्टेट की, हमें इसको दूर करने की जरूरत है। नहीं लिख सकते ओरिजिनल। ठीक उसी तरह राज्यपाल के पदों में राज्यपाल का पद एक ऐसा पद आया है, माफ करिए, संवैधानिक पदों में राज्यपाल का पद एक ऐसा पद आया है जिसका दुरुपयोग होता आया है। प्रत्येक दल इसका दुरुपयोग करते आए हैं। प्रॉब्लम गवर्नर के पोस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में है। यही अंडरस्टैंडिंग, यही है अंडरस्टैंडिंग, यही है डिसीजन, और यही है क्या नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है, यही चीज तो इस किताब में समझाई है कि एक नॉर्मल एनालाइजर में, एक न्यूज़पेपर के एडिटर में, एक न्यूज एंकर में, एक लेखक में और एक ब्यूरोक्रेट में यही अंतर है। ब्यूरोक्रेट हर चीज को जानते, सोचने समझने के बाद भी चीजों को इस तरह लिखते हैं उससे किसी भी राजनीतिक दल का पूर्वाग्रह न झलके, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहद बैलेंस तरीके से पता लगे, उससे आपकी राइटिंग स्किल से पता लगे कि हाँ भाई यह एक एडमिनिस्ट्रेटर है। रटने वालों को, फैक्ट लिख देने वालों को नंबर नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि मोर देन 5000, याद रखिएगा, आईआईटी पार्टिसिपेट करते हैं आईएएस जैसे एग्जाम में और 300 भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। और यही कारण है कि हिंदी बेल्ट का रिजल्ट सिर्फ 4% है। बीपीएससी में पता नहीं, मैंने एक और अफवाह सुनी कि इंग्लिश मीडियम में नंबर नहीं मिलते। ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडियम आपका हिंदी हो और मीडियम आपका इंग्लिश हो, मार्क्स मिलते हैं। इनफैक्ट इंग्लिश वालों को तो हमेशा हिंदी से बेटर मार्क्स मिलते हैं, ये सच है, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे यूपीपीसीएस में हो या बिहार में। तो इसके भ्रम में न पड़े कि जीएस1 और जीएस2 में कौन बेहतर है। इसके भ्रम में न पड़े कि कौन से सेगमेंट में बेहतर मार्क्स मिलते हैं। इसके भ्रम में न पड़े कि हिंदी मीडियम में लिखेंगे या इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। इसके भ्रम में न पड़े कि इस क्वेश्चन को टच करना है, इस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। इसके भ्रम में न पड़े कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस भ्रम को तोड़ दें, इस मिथक को तोड़ दें। जितना आपका बीपीएससी लाइव कंटेंट है, ये 5 किताबें पीछे अवेलेबल है, सारे कंटेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बट इस कंटेंट को लिखना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। जरा इसके उलट के देखिए, आपको उत्तर को मिल जाएगा। आपके सफलता की स्ट्रैटेजी इस बात पर निर्भर है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना डेवलप है। क्या लिखना है आपने ये फिक्स किया है, क्या नहीं लिखना है आपने ये फिक्स लिखा है या फिक्स कर लिया है, तभी आप डिसीजन कर ले, देन आप लिखेंगे ना, तभी मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स 60% नहीं, आपकी रैंक लगेगी। ध्यान रखिएगा। शुभम कुमार बिहार कैडर आईएएस टॉपर, नंबर 1 रैंक, एक साल पहले 730 रैंक पाया। उसने कहा कि मैंने खूब पढ़ा तो 730 नंबर आया, और जब मैंने सोचना और लिखना शुरू किया तो पहली रैंक आई। दूसरे साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये बात कोई नहीं समझता। और जितने यूट्यूबर्स पर ये मोटिवेशनल देने वाले, पहले के जो 2-4 सेलेक्ट हो गए भाग्य भरोसे कि मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये सारी बेकार की बातें होती हैं। कुछ कुछ तो आईएएस पीसीएस अधिकारी आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचरों की लानत मानत करके लगते हैं ज्ञान देने, एनसीईआरटी मत पढ़ो, ये पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। आपको राइटिंग स्किल पता होनी चाहिए कि इस प्रश्न में मुझे ये लिखना है। जैसे मौर्य साम्राज्य या मौर्य कला संस्कृति पर 15 प्रश्न है, 15 का उत्तर अलग अलग होगा। पॉलिटिकल पार्टी पे 25 प्रश्न है, 25 का उत्तर अलग अलग होगा। कंटेंट एक होगा, लिखने का तरीका। संवैधानिक राज्य और सांस्कृतिक राज्य एक बिल्कुल नया शब्द है, पिछले 5 सालों से चर्चे में। इस बार आपके पेपर में आना है। मणिपुर आपके पेपर में आना है। ट्रम्प 2 आपके पेपर में आना है। ग्लोबल लेवल पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार के चैलेंजेस से जूझ रही है, आपको आना है। महिला सशक्तिकरण से एक ऐसे आना है। कुंभ से, संस्कृति से या त्योहार या तीर्थ से एक प्रश्न आना है। साहित्य से एक प्रश्न आना है। और रीजनल एसे में भी मगधी अलग होती है, भोजपुरी अलग होती है, मैथिली अलग होती है, उसमें से एक ऐसे आना है। कैसे इंट्रो करेंगे,
कैसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, कैसे एनालिटिकल करेंगे। मूस मुटइये लोड़ा हुई है, हाथी ना घोड़ा हुई है। इसका सोसाइटी में, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इसकी इकोनॉमी में, इसका स्वयं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूटिलाइज हो सकता है। जितने भी रीजनल लेवल के ऐसे हैं, मैं बार बार वही बात कहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, आपका राइटिंग स्किल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या लिखना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं लिखना है। बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी, बिहार में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम संबंध, सांप्रदायिक दंगे, राम मंदिर का निर्माण, बाबरी मस्जिद, मथुरा का मामला, एंटी कन्वर्जन लॉ, हिंदू मुस्लिम समस्या, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या नियंत्रण, कॉमन सिविल कोड, सेकुलर सिविल कोड, न्यायपालिका में कांग्रेस के आदमी, बीजेपी के आदमी, ये सारे मुद्दे हैं जिनकी एनालाइजिंग अलग होती है, और इनको समझना और लिखना अलग तरीके से होता है। जिसने ये बात समझ ली वो टॉप कर गया, और जिसने ये बात नहीं समझी बेचारे दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। एक एक पंचवर्षीय योजना गुजर जाती। अभी मैं दिल्ली मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में मेंस की क्लास ले रहा हूँ। 5-5 मेंस देने वाले बच्चे बच्चियां बैठे हैं। कुछ लोग तो उम्र में मुझसे भी बड़े हैं और बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पूछा मणिपुर की प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं बोल पाए। मैंने यही पूछा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भारत ने रूस का पक्ष लेके सही किया या गलत किया, नहीं बता पाए। मैंने यही पूछा उसमें कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। मैंने यही पूछा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर विकसित देशों का एजेंडा भारत के विरुद्ध या विकासशील देशों के विरुद्ध हो रहा है, शायद उन्होंने 2 लाइन बता दिया। मैंने यही पूछा कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट उन्होंने बता दिया। मैंने यही पूछा इजराइल और हमास के बीच में, कल एक बच्चे ने कहा सर हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिलिटेंट है। अरे ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। बिहार की राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका को मैंने बताया, ठीक है सही कर रहे हैं या गलत, कंफ्यूज, कोई उत्तर नहीं है। या मोदी जी की पॉलिसी सही है या गलत, इसमें भी कंफ्यूज, क्योंकि अगर आप गलत कहते हैं तो जीत क्यों रहे हैं, अगर आप सही कहते हैं तो गलत भी होने के मायने। यही सारी चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, आपकी थॉट्स चेक करनी है, और ये थॉट्स क्लियर हुआ तो आप निर्धारित कर लें। तो यही 2-3 बातें थी। बात GS1 की हो या बात GS2 की हो, दोनों बराबर है। कंटेंट में दम होना चाहिए। दूसरा, प्रेजेंटेशन कैसे करें ये पता होना चाहिए। राइटिंग स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए। फैक्ट, फिगर, डाटा, रिपोर्ट आपके आंसर में ये मेंशन होना चाहिए। कंपेयर करें और एनालिटिकल करें, वो होना चाहिए। बाकी यूट्यूब में 0 से आंसर राइटिंग कैसे करें, मैंने आंसर राइटिंग ऐसे किया, ये जो 2-2 मिनट के मोटिवेशनल वीडियो होते हैं ना, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में इस तरह के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। एक मोटिवेशनल स्पीकर दिल्ली से चुनाव भी लड़े और चुनाव लड़के हार भी गए, पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है उनकी। जिस सोशल मीडिया के एंगल से बच्चों को ज्ञान दे दे के फालतू का वो हीरो बने, आज वही सोशल मीडिया ने उनको विलेन बना दिया। तो ऐसे लोग बड़ी तेजी से आते हैं और उतनी ही तेजी से विलुप्त हो जाते हैं। आप जिस भी शहर में हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके ऊपर भरोसा रखें, उन्हीं की बातों को माने। और जिस भी टीचर ने 1-2 मेंस लिखा है उसको इस बात का पूरा आइडिया है कि धीरे धीरे टू द पॉइंट चीजों को समझना है और लिखना है। ऐसा नहीं है कि भारत और लिथुआनिया संबंध आ जाता है, ऐसा नहीं है कि भारत और बहरीन संबंध में आ गया, नहीं। 90% पेपर एक अप्रोच के तहत बनते हैं। क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं कि मणिपुर प्रॉब्लम आना है। अब मणिपुर प्रॉब्लम से कैसे प्रश्न आएंगे, एंटी कन्वर्जन लॉ से कैसे प्रश्न आएंगे, कॉमन सिविल कोड से कैसे प्रश्न आएगा, ये एक अलग बात है। बट फैक्ट, डाटा, रिपोर्ट, एनालिटिकल सब आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इंट्रो कहाँ करनी है, कंक्लूजन कहाँ करना है, कैसे पॉजिटिव लिखना है, कैसे नेगेटिव लिखना है। जीएस में पैराग्राफ 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एसे में पैराग्राफ 1 पेज में 2 या 3 पैराग्राफ होना चाहिए। एसे में पॉइंट नहीं लिखा जाता है, एसे में इमेज नहीं बनाई जाती है, एसे में गोला नहीं बनाया जाता। एसे आपके थॉट्स को चेक करता है और जीएस आपके फैक्चुअल
और एनालिटिकल नॉलेज को चेक करता है। अगर ये सब चीजें पता है तभी आप सेलेक्ट होंगे अच्छे रैंक पर, नहीं तो हो सकता है आप इंटरव्यू भी दे दें, हो सकता है आपका नीचे के रैंक पर सिलेक्शन भी हो जाए, बट आप टॉप पर नहीं पहुंचेंगे। एक बात और, हर टॉपर के पास वही कंटेंट है जो आपके पास है, हर सक्सेसफुल कैंडिडेट भी वही पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, सारे कैंडिडेट एक जैसा कंटेंट पढ़ते हैं, बट जो सेलेक्ट होते हैं ना, उसी कंटेंट को, उसी नोट्स को, उसी किताब को, उसी मैटर को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। सारा खेल इसका है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो सेलेक्ट हो जाएंगे, और नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनते रहिए। बहुत लोग हैं यूट्यूब पर 200 रुपए में बीपीएससी का कोर्स बेच बेच के अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि 1 मिनट की वीडियो में कि मैंने आंसर राइटिंग ऐसी की, आप भी करिए। तो सुनिए उनका, जरा उनकी बातों को सुनिए और उनको मैसेज करिए कि सर ट्रम्प 2 के आने के बाद भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, जरा 10 मिनट बोलिए। जरा उनसे पूछिए कि बीजेपी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में क्या अंतर है। जरा उनसे पूछिए एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है या नहीं। जरा उनसे पूछिए कि जुडिशरी को चेंज करना है, क्या करना है। तरह थॉट्स तो जानिए, तो आपको कहावत है ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप मोबाइल पर देखते रहिए, भीड़ बढ़ाते रहिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तिजोरियों को भरते रहिए, या इस बार इस कोचिंग में, अगले बार उस कोचिंग में, अगले बार इस कोचिंग में भटकते रहे। ध्यान रखिएगा, बुद्ध की नगरी में है आप, और बुद्ध को ज्ञान एक बोधि वृक्ष के नीचे ही मिला है। तब जब उन्होंने अपनी बातों को मंथन किया, सोचना समझना शुरू किया, सारे लोग से डिबेट करने के बाद खुद सोचना शुरू किया। तो डिबेट के रूप में है कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंटेंट और नोट्स, या मार्केट के नोट्स। और जब तक आप अपने टेबल और कुर्सी पर बैठ करके मंथन नहीं करेंगे, तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी।